नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बात आपातकाल और उस पर हो रही सियासत पर। पूरे देश की तरह छत्तीसगढ़ में भी आपातकाल की बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान हत्या दिवस मनाया। अब इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आपातकाल की दुखद यादों को ताजा करते हुए बताया कि उस दौरान उनके परिवार को व्यक्तिगत पीड़ा झेलनी पड़ी। स्वर्गीय पिताजी को 19 माह तक जेल में रहना पड़ा। लोकतंत्र सेनानियों के घर में चूल्हे तक नहीं जले। डॉक्टर रमन सिंह ने भी आपातकाल का जिक्र करते हुए बताया कि आपातकाल में देश को एक खुली जेल में बदल दिया गया और भारत की लोकतांत्रिक चेतना को समाप्त करने का सुनियोजित प्रयास किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आपातकाल के दौरान बेटों को माता पिता की चिता तो अग्नि तक देना नसीब नहीं हुआ। अब इस पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि देश में बीते 11 साल से अघोषित आपातकाल चल रहा है। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। विपक्षी नेतृत्व वाली राज्यों की सरकारों को धन बल से गिराया जा रहा है। अब बघेल के बयान से इतर भी आपातकाल पर बहस जारी है। हमारा सवाल यह है कि आपातकाल के बाद लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए क्या हुआ और आगे क्या किया जाना चाहिए। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी। उससे पहले बयानों पर एक नजर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने उस आपातकाल के दौर में जो प्रताड़नाएं सही, और वो निश्चित रूप से देश के सामने आना चाहिए और ये किताब में उसका उल्लेख मिलेगा। और कल हमने संविधान हत्या दिवस मनाया है 25 जून को, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अन्याय और अत्याचार का बड़ा उदाहरण कि विरोधी दलों को, जो आवाज उठाने वाले लोग हैं जनहित में, उनको कैसे जेलों में डाला, कैसे मीडिया के साथ सेंसरशिप किया, लोकतंत्र के चारों स्तंभ को नियंत्रित करने का ये तानाशाही पूर्ण वो निर्णय था। संविधान का हत्या कांग्रेस ने किया है और आज भी उसी मानसिकता से कांग्रेस काम करती है। आप सबको पता है कि 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू की थी और वो इमरजेंसी संविधान के प्रावधान के तहत किया गया था। इंदिरा जी में हिम्मत थी कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि इंदिरा जी ने किसी दबाव में आकर इमरजेंसी नहीं हटाई थी, स्वयं ने इमरजेंसी हटाई थी। लेकिन आज पिछले 11 साल से हम लोग देख रहे हैं कि अघोषित रूप से इमरजेंसी लगा हुआ है। ये खुद ही संविधान बदलने की बात कर रहे थे। अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो अब की बार 400 पार, लोगों ने पूछा 400 पार क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा हम संविधान बदलना चाहते हैं। मतलब संविधान पे इनको विश्वास नहीं है। तो ये बात है। संविधान को लेकर अलग अलग समय में चर्चा होती रही है। अक्सर संविधान तब खतरे में आ जाता है जब राजनीतिक दल खतरे में होते हैं या कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बाद हालात बिगड़ने लगते हैं। खैर, इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से आलोक सोनी, प्रगति भाजपाई कांग्रेस से रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, सीधा सवाल, संविधान हत्या दिवस बीजेपी मना रही है हर साल। आजकल आप लोग ये आपातकाल की जिस दिन आगाज हुआ था उस दिन मनाते हैं। क्या हासिल करने की कोशिश है बीजेपी की? अगर आप चाहते हैं कि भावी पीढ़ी को पता चले तो ठीक है, आपने पाठ्य पुस्तकों में उसे ऐड करवाइए, लोगों तक जानकारी पहुंचाइए, स्कूलों में इस दिन पर कुछ कार्यक्रम रखिए और बताइए कि क्या गलत था और क्या सही था। कपिल जी, आपको मेरी आवाज, अभिषेक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार, और वरिष्ठ पत्रकार जो हमसे जुड़े उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ हासिल किसी इवेंट से कहना चाहिए। आप एक इवेंट, ये घटना है, ये दुर्घटना है जो भारत देश में रहने वाले उन सभी हिंदुस्तानियों के साथ में घटी है। इससे भारतीय जनता पार्टी कोई भी, मैं कहता हूँ, लाभ नहीं लेना चाहती। ये तो पूर्व में हुई घटना है, पूर्व में हुई दुर्घटना है, जो आज, जिसे आज हम काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती है। लेकिन आप इसके पीछे अगर तथ्यों को जाएंगे और अगर आप समझेंगे तो सबसे ज्यादा, अगर इस इमरजेंसी के समय पे, आपातकाल के समय पे कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उस समय पे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही इस पे टारगेट किया गया। और जहां तक मैं बोलता हूँ कि भारत देश में
कोई भी ऐसी सिचुएशन उस समय पे नहीं थी कि अभी मैंने सुना आदरणीय से पूर्व मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे थे कि किसी के बोलने से इमरजेंसी नहीं लगाई गई, किसी बोलने से इमरजेंसी नहीं हटाई गई। तो ये जो काला अध्याय है भारत देश का, जो ब्लैक चैप्टर कहना चाहिए उस कालखंड का, इसकी जानकारी जो है वो सबको होनी चाहिए। जो नए नौनिहाल आ रहे हैं, जो नए लोग, न्यू जनरेशन आ रही है, कि एक तो वो अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीयों के ऊपर में इतना बड़ा जुल्म किया, कई सालों तक राज किया, उनके जाने के बाद में भी हमें बिना किसी युद्ध के, ना बिना किसी गृह युद्ध की परिस्थिति के, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया। आलोक जी, क्या कारण थे? और बीजेपी को क्या लगता है कि ये जो आपातकाल लगाया, क्योंकि सरकार में तो कांग्रेस ही थी, तो अपनी सरकार में क्यों आपातकाल लगाया? बीजेपी को क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? ये आप पूर्व जो आपातकाल की घटना की बात कर रहे हैं? जी, आपातकाल की घटना की बात कर रहा हूं। 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया, उसके पीछे क्या कारण था? सर्वविदित है कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव के रोक लगा दिया था, उन्हें अपात्र घोषित कर दिया था, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये माना था कि उन्होंने जो सरकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग करते हुए चुनाव को जीता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, आपने पहले सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीता, जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपात्र किया, और आपको जो है संसदीय आपकी जा रही थी। उस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने सत्ता, एक प्रकार की तानाशाही की जो सरकार है उसे चलाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी घोषित करी, ताकि जो सत्ता की बागडोर है वो अपने हाथ पे ले सके। जबकि भारत जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर में आपातकाल की उस वक्त पे तो किसी भी तरीके से आवश्यकता थी ही नहीं। प्रगति से जवाब ले लेते हैं। प्रगति जी, और बार इंदिरा जी को अपनी कुर्सी जाने का डर था, इसलिए देश को आपातकाल में झोंक दिया आपने। प्रगति जी, प्रगति जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं बोल रही हूँ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, क्लियर है, बोलिए। जी जी, सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए कि असल में आपातकाल का कारण क्या था उस समय, और आज देश आर्थिक आपातकाल की ओर जब बढ़ गया है तब इनके प्रगति जी, आप भी बता दीजिए, हमारा भी थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। देखिए क्या आपातकाल जब लगा, आपातकाल लगाने का जो कारण था उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि 1973 में तेल संकट था इस देश में, युद्ध और सूखे के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब थी। सरकार जो थी वो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लगातार हड़तालें हो रही थी, और देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ था उसके कारण आपातकाल लगा, आपातकाल की घोषणा हुई, जो सिर्फ 21 महीनों के लिए थी। आपको ज्ञात होगा, और अकेली आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने देश को उस आपातकाल की स्थिति से बाहर निकाला। दूसरी बात, जब तक माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल के लिए उन्होंने जब फैसला लिया कि आपातकाल लगाया जाता है, जब उन्होंने फैसला लिया, तब आपातकाल लगा इस देश में। तो प्रगति जी, 71 में महंगाई और बेरोजगारी आई है ना, सूखा पड़ गया, गांव में लोग भुखमरी से मर रहे थे, 73 तक आते आते वैश्विक तेल की आपदा आई, लेकिन आपकी केंद्र सरकार को 2 साल लगे ये समझने में, और वो भी तब जब फैसला आ गया कि उन्होंने धांधली करके चुनाव जीता है, तब आपको ध्यान आया कि नहीं भैया, देश जो है जा रहा है, गरीब हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तो लगा देते हैं आपातकाल। 2 साल लगे ये बात समझने में आपको। 3 साल से देश जूझ रहा था, 71 से लेकर 73 तक। 73 पे आके हालात और खराब हुए, इमरजेंसी तभी लग जानी चाहिए थी। 75 तक किस बात का इंतजार कर रहे थे आप? देखिए, आपको मैं बता देती हूँ कि 18 जनवरी 1977 में मैं नए चुनाव की घोषणा हुई, और उसके बाद जो देश था, देश में जो आर्थिक उन्नति हुई है वो तब से आज तक हो रही है। देखिए, जब 1947 में आजाद भारत सौंपा गया था, तब भारत की प्रगति जी, आप सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि 2 साल क्यों लगे आपको समझने में? बिल्कुल नहीं। किसी भी चीज को अभी तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 11 साल में देश की स्थिति को समझ नहीं पाए। माननीय इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, और वो 2 साल में तो समझ गई थी। आज तो पूरा बहुमत होने के बाद भी 11 साल में
नहीं समझ तो प्रगति जी, आपके हिसाब से अगर आज ईरान इजराइल में जो युद्ध चल रहा है उसके चलते अगर तेल के दाम 300 पार हो जाए तो मोदी जी भारत में आपातकाल लगा दें, कांग्रेस के नेताओं को जेल में भर दे, सही है? अभिषेक जी, ट्रेनिंग की आवश्यकता मोदी जी किसे तो अभी यहाँ पर साथ की संस्थाओं का सर, दुरुपयोग नजर आ करके रहे हैं। वैसे ही लोगों को जेल में डाल रहे हैं, वैसे ही लोगों को जेल में डाल रहे हैं, और देश में तो आर्थिक अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, आप इस बात का जवाब दे दीजिए। क्या है? ठीक है प्रगति जी, इस बात का जवाब दे दीजिए कि भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि संविधान सम्मत था, संविधान के प्रावधानों के तहत आपातकाल लगाया गया। तो मुझे आप जवाब दीजिए, जो संविधान में 38वां संशोधन किया गया उस पर आपका क्या जवाब है कि संविधान की वैधानिकता पर कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती? मतलब आप करिए अपनी मनमर्जी, कोई सवाल भी नहीं उठा सकता, कोई कोर्ट में याचिका तक दायर नहीं कर सकता, ये आपका किया हुआ संविधान संशोधन है। देखिए, जब देश में आंतरिक और बाहरी खतरों का उस समय इंदिरा गांधी जी ने हवाला दिया तो था, देश की और जनता देश की में आवाज को कुचल दो। आवाज कुचलने वाली बात ही नहीं है। जब देश किसी के हाथ में है, देश को किसी को संभालना है, तो वो निर्णय लेने का, जैसे घर पे बड़ा निर्णय लेता है वैसे उन्होंने निर्णय लिया और इंदिरा गांधी जी द्वारा उस निर्णय को प्रस्तावित या फिर वो देश में अपने आप को किया सबसे गया। बड़ा और समझने लगी। चलिए प्रगति जी, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, 2 दिनों तक लाइट क्यों काटी गई? ताकि पेपर प्रिंट ना हो सके, बताइए। क्योंकि तब तो रेडियो और पेपर ही था, क्यों बिजली काटी गई? प्रगति जी, चलिए ठीक है, लगता है प्रगति जी को जवाब सूझ नहीं रहा है। रमेश जी, 12 जून 1975 शायद वहीं से ये जो काला अध्याय उसका आगाज हो गया था। आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, तमाम तरह की हम किताबें पढ़ते हैं, आपने तो ये अलग अलग समय काल में ये सब चीजें देखी। क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरे पास सच बताऊं तो कोई सवाल है नहीं इस मामले को लेकर, आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं कि क्या जवाब देना है। देखिए अभिषेक जी, आपको, आपके प्यारे दर्शकों को, हमारे दोनों प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। मैं जिस विषय पर आप डिबेट कर रहे हैं वो बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय है। पूरे देश को ये जानना चाहिए और जरूरत है। जैसे हम स्वाधीनता आंदोलन को कभी भुला नहीं सकते। देश चाहे जितना लंबी अवधि में चला जाए, लेकिन हर अवधि के कालखंड के लोगों को, युवा पीढ़ी को ये जानने का हक है कि हम गुलामी से आजादी की ओर बढ़े तो उसके एवज में कितनी लड़ाइयां, कितनी कुर्बानियां देंगे। उसी तरह से ठीक उसी का एक दूसरा दौर आपातकाल का दौर है। हर नई पीढ़ी को, हर युवा को ये जानने का हक है कि आपातकाल आखिर है क्या और क्यों लगाया गया, उसके फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं। हर सिस्टम में आप समझते हैं, एजुकेशन में भी चीज है कि अगर कोई विषय है तो उसके गुण क्या है, उसके अवगुण क्या है, उसके लाभ क्या है, उसके हानि क्या है, दोनों विषय पर चर्चा होती है। ये जो इमरजेंसी लगी उसका मूल कारण आप जानते हैं कि 70 के दशक में देश में 2 क्रांतिकारी नेता पैदा हुए। इनका नाम जयप्रकाश जी और दूसरे का नाम राजनारायण जी, मोरारजी देसाई, आप किनका बोल रहे हैं? राजनारायण जी, राजनारायण जी और जयप्रकाश जी हुए। जयप्रकाश जी और राजनारायण जी पूरे देश में तत्कालीन सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उस समय चुनाव हुआ, रायबरेली से इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ी थी और इंदिरा गांधी जी के खिलाफ राजनारायण जी चुनाव लड़े और उस चुनाव में इंदिरा गांधी जी को विजयी घोषित किया गया। राजनारायण जी ने उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन किया कि ये जो इंदिरा जी को विजयी घोषित किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है, चुनाव में विजयी मैं हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी समीक्षा किया, सुनवाई किया और डिसीजन में आया कि रायबरेली के चुनाव को उन्होंने अवैध घोषित कर दिया और इंदिरा गांधी जी की जो सांसद सदस्यता थी वो खत्म हो गई। उस निर्णय के बाद इंदिरा गांधी जी उस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया कि आप प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में नहीं जा सकती। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को यथावत रखा। ठीक उसी रात की घटना है
जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में आप संसद भवन नहीं जा सकती हैं, तो उन्होंने रातों रात आपातकाल की घोषणा कर दी। ये सच हमारी युवा पीढ़ी को जानना चाहिए कि हम लोकतंत्र का उपयोग कैसे कर सकते हैं, दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं। रमेश जी, इसके थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए तब कांग्रेस का ये एक छत्र राज रहा लंबे समय तक। इंदिरा गांधी जी, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, लंबा कार्यकाल उनका रहा, देश एक तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद उनके निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी। लेकिन जो कह सकते हैं सत्ता की चाबी हमेशा कांग्रेस के हाथों में रही, और ऐसा पहली बार हुआ। इस घटना से ठीक पहले बताते, गुजरात में कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हारी उस समय काल में, और उसका कारण था भ्रष्टाचार। और कहीं ना कहीं वहीं पे कुर्सी, इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आने लगी थी। तो वहां से लगता है कि शायद ये हालात बिगड़ते चलेगा, और एक जो ताकतवर नेता जो इतने सालों से बैठे हुए हैं, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो अपनी सत्ता को खोने वाले हैं। और इसलिए क्या ये इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए गए? मीसा कानून 1971 में जो लाया गया, उस पर क्या कहेंगे आप? अभिषेक जी, देखिए ये विषय बहुत लंबा है और इस पे बहस और संवाद बहुत अलग अलग एंगल से हो सकते हैं। कांग्रेस का एक छत्र राज नहीं, बल्कि कांग्रेस में अंतर कलह बहुत ज्यादा थी। आप जानते होंगे, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे कांग्रेस की अंतर कलह के कारण बार बार कांग्रेस टूटी और नई कांग्रेस बनती गई जी। आप इस घटनाक्रम से अवगत होंगे। इंदिरा गांधी जी ने खुद कांग्रेस आई बनाई, कांग्रेस इंदिरा बनाई जी। जिस घटनाक्रम का आप गुजरात का ये सब जिक्र कर रहे हैं, ये सब उन्हीं पहलुओं से जुड़ा हुआ है कि उन्होंने कांग्रेस में जो उनके विरोधी नेता थे उनको अलग करके एक नई कांग्रेस का गठन किया, जो कांग्रेस आई के नाम से जानी गई। और उनके चुनाव चिन्ह में भी फेरबदल हुआ। पहले कांग्रेस का चुनाव चिन्ह कुछ और हुआ करता था, कांग्रेस आई के बाद चुनाव चिन्ह कुछ और हुआ। ये वही दौर है, 70 का दशक का दौर है। तो उस दौर में सत्ता, क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत नहीं था, तो सत्ता पे किन्हीं तरीकों से कब्जा करके रखा जाए, ये सारे तौर तरीके उस समय चेयर पर बैठे लोगों के पास था। ये उन्हीं घटनाक्रमों का एक नतीजा, जिस घटनाक्रम को आप इमरजेंसी के दौर में देख रहे हैं। तो जो आज का विषय है, ये कोई किसी विरोधाभासी बात नहीं है कि कांग्रेस उसमें नाराज हो जाए, भाजपा नाराज हो जाए। मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कांग्रेस जो अपना पक्ष बताना चाहती है, हमने इस वजह से इमरजेंसी लगाई, वो युवा पीढ़ी, नौजवानों को, नई पीढ़ी को बताए कि यही तो बड़ी दिलचस्प बात है। राहुल गांधी एडमिट करते हैं कि वो जो आपातकाल था वो गलत था, लेकिन राज्यों में आके पता नहीं कांग्रेस के नेताओं को क्या हो जाते हैं, वो अपनी सीनियर लीडर्स के स्टेटमेंट्स को शायद भूल जाते हैं, या पता नहीं इस पर क्या राजनीति है। खैर, आलोक जी, इस पर आना चाहूंगा। देखिए, एक आरोप बीजेपी भी लगता है कि कहीं ना कहीं इन घटनाओं के जरिए आप राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मामला कांग्रेस के खिलाफ जाता है और आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कांग्रेस ही है इस राजनीति में। अगर आपको आपातकाल दिवस मनाना है तो और भी ऐसी कई घटना है जिस पर शायद दिवस मनाए जा सकते हैं। शायद वो 2018 में लाया गया आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का जो बिल है, उस पर भी आपातकाल होना चाहिए, क्योंकि उसे भी तो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था। देखिए, कल कांग्रेस वो मनाना शुरू कर देगी। बिल्कुल, किसी ने रोका नहीं है। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो सबको मिली है, लेकिन इसी अभिव्यक्ति की आजादी को इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा करके खत्म किया था। और जैसा आपने रमेश जी को सुना भी होगा, आज की जो युवा पीढ़ी है वो आज नहीं जानती कि उस समय पे क्या हुआ था, आपातकाल क्या होता था, क्यों लगाया गया था, उसके पीछे की वजह क्या थी। आज देखिए, आज कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता जो है वो ट्रेनिंग की बात कर रही थी कि ट्रेनिंग देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को। तो मुझे लगता है कि आधी अधूरी जानकारी के साथ वो आई थी। मुझे तो पूरी जानकारी है कि इंदिरा जी ने क्यों लगाया था। आलोक जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि आज के देश के युवाओं को पता होना चाहिए, तो आज के देश के युवाओं को यह भी पता होना चाहिए कि देश का बंटवारा कैसे हुआ। बड़ी आसानी से आपकी पार्टी के नेता सिर्फ कांग्रेस को धकेल देते हैं कि इनकी वजह से बंटवारा हुआ। क्या बात नहीं होनी चाहिए कि 1946 में जो प्रांतीय चुनाव हुए उसके पीछे मुस्लिम लीग ने क्या बात रखी थी, जनता से क्या वादा किया था? क्या ये बात नहीं होनी चाहिए कि उस प्रांतीय चुनाव में देश की मात्र 12% आबादी ने वोट किया था, और ये 12% एलीट आबादी थी, यानी मुस्लिम के जो अमीर लोग थे उन्होंने वोट किया कि हम अपने ऐशो आराम के लिए अलग देश बनाएंगे, जिसके चलते करोड़ों गरीब लोगों को झोंक दिया गया बंटवारे के लिए। क्या ये सच बताना जरूरी नहीं है? क्या ये बताना जरूरी नहीं है कि जिस दिन बंटवारा हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे राइट, वहां पर जानबूझ के बंगाल से दंगे भड़काए गए, जो उत्तर प्रदेश से, जब उत्तरी प्रांत था वहां से होते होते बिहार तक आ गए, और न जाने कितने लाखों लोग मारे गए।
क्योंकि लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे, उन्हें तो पता भी नहीं था देश में चल क्या रहा है। क्या ये बातें नहीं बतानी चाहिए इस देश के नौजवानों को, जैसा कि आप चाहते हैं आपातकाल पता चले? अभिषेक जी, हम तो चाहते हैं वो हर कालखंड पता चले उन युवाओं को, आने वाली युवा पीढ़ी को, ताकि वो सीख ले सके और भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना है, क्योंकि आज जो युवा है वही कल हमारे देश के लीडर होंगे, वही हमारे मेरे पास देश को समय सीमित चलाएंगे, है, आगे लेकिन बढ़ाएंगे। एक सवाल जो और जो कांग्रेस घटनाओं लगातार का आरोप आप- लगा रही है उस पर लेना चाहूंगा। अघोषित आपातकाल की बात होती है, प्रेस का दमन हुआ ये सभी जानते हैं। उस समय में प्रेस का कोई स्वर्णिम काल कभी भी नहीं था, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं क्या अब इस वक्त पत्रकारिता की जो हैसियत है क्या वो इतनी अच्छी है? क्यों विश्व स्तर पे हमारी साख गिरती जा रही है पत्रकारिता के मामले में? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 11 साल से आप सरकार में। ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं जी, आपसे अभिषेक कर रहा हूं, जी, जी। देखिए, मुझे इस वक्त आप 70 से इमरजेंसी से भी कंपेयर कर रहे हैं, तो आज देखिए किस व्यक्ति को बोलने से रोका गया है, किस समाचार चैनल को समाचार प्रकाशित करने से रोका गया है। यही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम उन तमाम मुद्दों पर आज समाचार चैनल पे चर्चा कर रहे हैं। और जहां तक आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, मैं बोलता हूं आज सभी स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए। आज राहुल गांधी जी को देखिए, वो इतने बड़े नेता है और सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को गाली बक देते हैं, गालियां दे देते हैं सीधे। वो किस बात की स्वतंत्रता है? अभिव्यक्ति की आजादी उनको मिली हुई है इसीलिए। लेकिन अब जो नए कानून बने हैं वो प्रधानमंत्री को गाली, पद को नहीं दिया जा सकता, पद को गाली नहीं दिया जा सकता। तो ये नए कानून की भी आवश्यकता थी। और बार बार संविधान में चेंजेस की बात होती है, तो जनता ने संविधान में यदि आवश्यकता होगी उसके लिए अपने जनप्रतिनिधि बनाए हैं और उन जनप्रतिनिधियों को ये पावर दिया है कि वो संसद में जाकर के संविधान में यदि किसी प्रकार की चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, कोई अपडेशन की रिक्वायरमेंट है, वो कर सके। ठीक। और ये कई बार हुआ है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है या पहली बार कोई करना चाहता है। आप जाएंगे तो कितने बार संविधान संशोधन हुआ है, कितने बार संविधान में संशोधन हुआ है, लेकिन बार बार जो वो कांग्रेस तो सही बात है, जनता की कि बेहतरी के हम- लिए संविधान में संशोधन का प्रावधान बिल्कुल। इसलिए किया गया है ताकि बेहतर नियम बन जी। सके, लोगों को फायदा हो सके। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आपातकाल को लेकर उसका एक सच है जो लोगों तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन उसके पीछे एक राजनीति भी है, वो भी लोगों तो कहीं ना कहीं पहुंच ही रही है। लेकिन सवाल यह है कि हमने इतिहास से क्या सीखा? क्या हालात उतने ही अच्छे हैं? क्या आज जो संविधान के प्रावधान है क्या उनका दुरुपयोग नहीं हो रहा? ये सवाल हम आपके पास छोड़ के जा रहे हैं। देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।